हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक 2024 से 2025 तक के सेशन वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मेसोपोटामिया मतलब जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें आपको मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है। और इसके ऊपर हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है, यानी कि वीडियो जो है चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 में हम मेसोपोटामिया के बिल्कुल जो लास्ट के टॉपिक्स बच रहे हैं हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, और ये आपका एंड पार्ट रहने वाला है चैप्टर नंबर 1 के। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो देखो, बिना देरी करते हुए हम थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बहुत बेहतर तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी देखा कि मेसोपोटामिया कब आया, क्या है मेसोपोटामिया, क्यों ये हम पढ़ रहे हैं। साथ में हमने मेसोपोटामिया के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ा, जैसे उसके धर्म के बारे में पढ़ा, उसकी सामाजिक व्यवस्था हमने पढ़ी, ठीक है, उसकी भाषा के बारे में पढ़ा, उसकी लेखन कला के बारे में भी पढ़ा, क्योंकि उसकी लेखन कला बड़े ही अलग तरीके से थी, जैसे उसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो वहीं हमने यहाँ पर ये भी देखा कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण भी निकला था। कहते हैं कि सबसे पहला शहर जो उद्भव हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था, इतिहास के समय की बात। ठीक है, तो उस समय की ही बात मैं बता रही हूँ। तो शहरीकरण कैसे निकला ये बताया गया है। शहरीकरण निकलने के लिए शहर में 3 तरीके के स्थल जो थे वो विभाजित थे, यानी 3 नगर विभाजित थे, बस्तियाँ कह सकते हो। एक था धार्मिक शहर, जो कि मंदिरों के चारों ओर निकलता था। धार्मिक का मतलब होता है पूजा पाठ से रिलेटेड, इसीलिए उसको मंदिर के चारों ओर विकसित हुआ। शाही शहर, इसका मतलब राजनीतिक केंद्र, जहाँ राजा अपने काम वगैरह करता था, कर वगैरह कहाँ से इकट्ठा करना है, सब कुछ है ना, सेना कहाँ रखना, ये सारा शाही शहर के अंदर होता था। व्यापारिक शहर के अंदर क्या होता था, जहाँ पे व्यापारों को केंद्र में रखा जाता था, व्यापार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो यहाँ पर किया जाता था व्यापारिक शहर में। अब हम देखो, धार्मिक शहर, शाही शहर और व्यापारिक शहर, इन तीनों को एक एक करके पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक शहर पढ़ेंगे। देखो, धार्मिक शहर अगर आपको पढ़ना है तो धार्मिक शहर जो था वो उरूक में था। अब उरूक जो शहर था वो किस साइड था आप मुझे बताएंगे। हमने पार्ट 3 में बहुत अच्छे से देखा था, उर शहर कहा था और उरूक शहर कहा था। तो आप बताइए, मेसोपोटामिया में उरूक शहर किस तरफ था, उत्तर की तरफ था या दक्षिण की तरफ था? आपको इतना हिंट भी दे दिया है, तो आप ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, धार्मिक शहर उरूक को बोला गया है। एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि उरूक किस चीज़ से प्रसिद्ध था, तो लिख दीजिएगा धार्मिक शहर। ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक शहर किसी मंदिर के चारों ओर, यानी कि उस समय के शहर मंदिर के चारों ओर और धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए उस समय के शहर। शहरीकरण की यह प्रक्रिया बाहरी लोगों द्वारा गांव के कुछ चुने हुए स्थानों मंदिरों को बनाने या उनके पुनर्निर्माण करने में शुरुआत की गई। इस तरह बस्तियों का विकास हुआ और मंदिर के इर्द गिर्द ही वो बसने लगे। उरूक उन दिनों सबसे पुराने नगर और मंदिरों में ही से एक था। ठीक है, 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरूक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि जब ये विस्तार हुआ, इसके कारण दर्जनों में छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। ये विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो के नगर में से 2 गुना था। जो आपको याद होगा, जब हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था तो मोहनजोदड़ो में भी शहर का विस्थापन हुआ था, है ना। वहाँ पे भी 2 तरह के शहर थे, एक था निचला शहर और एक था निचला शहर और एक था ऊंचा शहर। उसी तरीके से यहाँ पर भी उरूक नगर को जब उसकी 250 हेक्टेयर की भूमि हटी, तो वहाँ से जब हटाया गया उसको, तो वहाँ पर छोटे छोटे जो पहले से बसे हुए छोटी छोटी बस्तियाँ थी, वो बहुत बड़े लेवल पर क्षति हुई उनकी। उरूक नगर की रक्षा करने के लिए चारों ओर जो थे पाबंदी लगाई गई थी, फिर किलेबंदी भी की गई थी। 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक ये अस्तित्व में रहा। क्या अस्तित्व में रहा? धार्मिक शहर, यानी कि वहाँ के मंदिर वगैरह ये सब। युद्धवादी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का काम करना पड़ता था। कृषिकल भले ही ना देते हो, कृषि जो होते थे, जो कृषि करते थे, वो कर नहीं देते थे, पर उनका काम ज़रूर था। अगर कोई कृषि बहुत गरीब था और वो राजा द्वारा निर्धारित कर नहीं दे सकता था, तो उससे मंदिर का काम करवाया जाता था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले में अनाज मिलता था, यानी कि पैसा नहीं देता था, अनाज दिया जाता था। और सैकड़ों लोग जो थे इसी तरीके से अपने राशन की सूचियाँ भी बनाते थे। तो यहाँ पर ही पूरी की पूरी उरूक नगर के बारे में बताया गया कि उरूक नगर में चलता क्या था। चिकनी मिट्टी के वहाँ पे बनाए गए रंग बिरंगे शंकु के मंदिरों की सज्जा मिली हुई है वहाँ पे। ठीक है, पत्थरों की मूर्ति कला भी हुई है वहाँ पे।
कुम्हार के चाक का निर्माण, कुम्हार कौन होता है? जो बर्तन बनाता है, ठीक है, उनके चाक का निर्माण, साथ में मृदंग जो होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बहुत बड़े पैमानों पर मिली है, मौजूद है। सोचो उस समय बर्तन बनाए जाते थे। मंदिरों का स्थापत्य कैसे हुआ था, अब ये देख लेते थोड़ा सा। सबसे पहले के जो ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बनाया जाता था। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते हैं और समय के साथ उनको बड़े किए जाते थे, समय समय पर बदलाव किया जाता था उसके अंदर। प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का ही घर होता है। इसलिए मंदिर की बाहरी दीवारों को खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई बनाई जाती थी। यही मंदिर की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। मतलब मंदिर को इसी तरीके से बनाया जाता था कि जैसे वो एक घर हो, लेकिन उनको बाकी घरों से अलग रखा जाता था। जो अंतराल होती है, यानी कि जो उनकी चौखट वगैरह होती है, वो उसको अंदर की तरफ ही रखते थे, बाहर की तरफ नहीं रखते थे, ठीक है। कालांतर विजेता के जो मुखिया होते थे या अन्य कोई भी समुदाय वगैरह होते थे, वो क्या करते थे कि यहाँ पर वो कीमतें जो भी उनको भेंट में आती थी, देवताओं को जो भी चढ़ाया जाता था, वो उनको अर्पित करते थे, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता और बढ़ जाती थी। एनमरकर कथा इसी और संकेत करती है, यानी कि जो एनमरकर की किताब है, ये सभी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई है और वहीं से हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि हो सकता है ऐसा हो। धार्मिक शहर पढ़ लिया, अब हम शाही शहर पढ़ते हैं, यानी कि राजनीतिक केंद्रों को सुदृढ़ यानी कि मजबूत बनाने के लिए एक मुखिया होता था। शासकों ने ग्रामीण को अपने आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी करे और अपनी युद्ध को स्टार्ट करें। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने में स्वयं को अधिक सुरक्षित भी मानते थे और ऐसा होता था उस समय पे भी। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राजनीतिक केंद्र के रूप में ही शहर बसे और इस प्रक्रिया में मेसोपोटामिया का एक राजनीतिक शहर बना, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, 1 नंबर में आ सकता है। यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई। हालांकि साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से तरीके से की गई। उर नगर की स्थापत्य विशेषता के बारे में बताते हैं। स्थापत्य मतलब उस समय के घर वगैरह कैसे होते थे, ठीक है। देखिए भवन स्थापत्य कैसे होते थे, कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं जाती थी, बल्कि उन दरवाज़ों से होती हुई जाती थी जो आंगन में खुले होते थे। यानी कि मेन गेट, अगर सपोज़ कि इस तरीके का कोई घर है, दोबारा बनाती हूँ मैं, सपोज़ कि इस तरीके का कोई घर है, ठीक है, और यहाँ पे उसका जो है गेट दिया हुआ है, ये उसका गेट है, तो जो इससे निकली हुई रोशनी होगी यही पूरे घर को उजागर करेगी। ये था। स्पष्ट है मेसोपोटामिया के लोग परिवारों में गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। वहाँ स्थापत्य में देखिए गलियाँ और सड़कें किस तरीके से होती थी, इनमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी नालियाँ पाई जाती थी, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियाँ वहाँ के अनेक घरों तक नहीं पहुँच पाती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधों पर लाद करके ले जाते थे। इस समय पे सोचो, उस समय पे जानवरों का भी प्रयोग होता था। नगर नियोजन का अभाव था। पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों में भूखंडों का एक जैसा आकार ना होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। नगर नियोजन का मतलब ये है कि उस समय पे लोग ये नहीं सोचते थे कि हमें घर किस तरीके से बनाना चाहिए, उनको ज़मीन दिखी, उन्होंने जैसे तैसे बना दिया घर, ये था, ठीक है। तो नगर नियोजन नहीं था। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग और नगर का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, प्लेस। तो बिना प्लानिंग के ही वो लोग अपना घर बना लेते थे, तो उस समय पे ये अभाव मिला। जल निकास प्रणाली वहाँ पे अनुपस्थित थी। यहाँ जल निकास के लिए उस तरह की नालियाँ नहीं होती थी जैसे समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में थी। मोहनजोदड़ो को छोड़ो, आप अभी के टाइम का देखो। अभी जो है हम अब घर जब बनाते हैं तो आप देखोगे कि हर सड़क, ये रही सड़क की साइड में इतनी इतनी नालियाँ जारी होती है, ये पूरी सड़क होती है ना। तो ये जो नालियाँ होती है ये कहीं ना कहीं जॉइन होकर एक बड़े नाले में जा कर के मिलती है। सेम चीज़ उस समय पर जो थी मोहनजोदड़ो में थी। सेम चीज़ उस समय पे मोहनजोदड़ो में थी, ठीक है। घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था। जल निकास की नालियाँ और मिट्टी की नालियाँ उर नगर के घरों की भीतरी आंगन में पाई जाती थी। वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में भी जाता था। ऐसा इसलिए था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियाँ बहुत बुरी तरीके से कीचड़ में ना भरे, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कचरा निपटान का प्रणाली का अभाव। ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बाहर गलियों में डालते थे। यहाँ थोड़ा मिसटाइप हो गया, ठीक कर लीजिएगा। बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ गई थी, इसलिए घरों की दहलीज़ों को भी ऊंचा रखा जाता था।
कब्रिस्तान की उपस्थिति। अगला पॉइंट, उर के नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था। इसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई। कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए हैं। ये दोनों पॉइंट आपने पढ़ लिए, राजनीतिक भी पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया तरीके से शाही शहर पढ़ा आपने और धार्मिक शहर पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो उसका अगला शहर पढ़ेंगे। कौन सा शहर था वो? यहाँ पर व्यापारिक शहर। ठीक है, व्यापारिक शहर। व्यापार कैसे होता था मोहनजोदड़ो में? 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर कहाँ और व्यापार होता था मारी नगर में। देखिए 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं क्लियर बताती हूँ। उरूक में होता था, उरूक जो शहर था वो धार्मिक के नाम से प्रचलित था, लिख लीजिएगा उसको। उरूक शहर धार्मिक शहर बोला गया क्योंकि यहाँ पर धर्म की चीज़ें ज़्यादा होती थी, मंदिर वगैरह ज़्यादा पाए गए। उर शहर में राजनीतिक केंद्र ज़्यादा बनाए गए थे। ठीक है, और उत्तर में है ये दक्षिण में है ये आप ही मुझे बताएंगे। उसके अलावा एक शहर था मारी दक्षिण साइड में ही था। ठीक, ये व्यापारिक केंद्र था, यानी कि व्यापारिक क्षेत्र था, यहाँ व्यापारिक शहर ज़्यादा बनाए गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, व्यापारिक शहर कौन सा था? मारी। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब ज़्यादा फला और फूला। मारी नगर फरात नदी के किनारे स्थित है। और फरात नदी कहाँ थी? फरात नदी कहाँ थी? दजला दक्षिण साइड थी, फरात उत्तर साइड में थी। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक जो दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन इस क्षेत्र का अधिकांश उपयोग पशुचारकों का ही होता था। और याद रखो फरात नदी जो होती थी वो सिंचाई का भी काम करवाती थी, है ना, खेतों में। इसीलिए पशुचारक भी वहाँ पर आते थे पानी वगैरह पीने के लिए। पशुचारकों और किसानों के वस्तु विनिमय पर आधारित समन्वय विद्यमान है, हालांकि कई बार इनमें संघर्ष भी हुए हैं। अब देखो आपको संघर्ष भी पढ़ने पड़ेंगे। अब हम देखो मारी नगर की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। मारी नगर क्यों प्रचलित है? मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, जहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा यानी दारू, अन्य कई किस्मों का माल गांव के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों तक लाया और ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दक्षिण नगरों को घिसाई पिटाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तेल के पाइप जैसे होते थे ले जाने के लिए जलपोत मारी से ही रोके जाते थे। ठीक है, मारी को अधिकांश जलपोतों पर लगाया जाता था। उस पर लदे हुए सामान की जांच करते और एक नियत मात्रा में आगे बढ़ने और ढोने की इजाज़त मिलती थी। ये सब राजाओं के अंडर होता था, जो एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। नौकाओं मतलब नाव होती थी। ठीक है, कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलाशिया से आने वाले तांबे का उल्लेख भी मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टीन के व्यापार के लिए मशहूर था। साइप्रस द्वीप में ही ये अलाशिया से मंगवाया जाता था। मतलब एक ऐसा मटेरियल था जो तांबे और टीन से मिक्स होकर बनाया जाता था। ये रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा, औजार और हथियार बनाने के लिए कुछ मुख्य औद्योगिक सामग्री थी, इसीलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व है। याद रखिएगा सब कुछ व्यापार के बारे में। मारी राज्य शैक्षणिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रबल था। ठीक है, मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व क्या है? अगर प्रश्न शहरों की महत्वता को आया तो आप यही लिख दीजिएगा डायरेक्ट। हालांकि एग्ज़ाम तक आते आते हम एक एक क्वेश्चन को भी आंसर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल आराम से आपका पेपर होगा। ठीक है, इस क्रम का मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन के महत्व देते थे, इसी जिनका संकेत हमें गिलगेमिश के महाकाव्य के अंत में दिखाई देता है। अनेक समुदाय और संस्कृतियों के लोगों का साथ रहने, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार का प्रतीक है। यही कारण है कि वहाँ पर शहर बने, सब साथ में रहते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद उन्होंने इसे अपने काव्य रचना के जरिए में याद रखा। दक्षिण मेसोपोटामिया में संघर्ष पढ़िए आप, और दक्षिण में क्या था? मारी शहर। मारी में बहुत संघर्ष भी निकले, तो वहीं आपको ये देखना है। दक्षिण मेसोपोटामिया में कबालिया संघर्ष। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकट में भी घिर जाती थी। ये संकट प्राकृतिक होने के साथ साथ मानव निर्मित भी हो सकती थी।
कबाली संघर्ष के कारण क्या थे? जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे वे अपने आसपास की जलधाराओं से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गाँव को पानी ही नहीं मिल पाता था। मतलब ये है कि जो ऊपरी सतह, जैसे मतलब ये नदी आ रही है, ठीक है, नदी में यहाँ एक गाँव है, यहाँ एक गाँव है, इस गांव तक पानी पहले पहुंचता था इसके कंपैरिजन। तो ये लोग क्या करते थे, पानी को रोक देते थे ताकि यहाँ तक ना आए। तो ऐसे में नीचे वाले गांव को दिक्कत होती थी। ये लोग अपने हिस्से की सारणी में से मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों की ज़मीन और पानी के लिए बार बार झगड़े यहाँ पर होते रहते थे। किसानों और पशुचारकों के बीच का संघर्ष के देखें यहाँ पर, जो कई बार यहाँ पे देखें जो गड़ालिए होते हैं ना, गड़लिए होते हैं, कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने लाते थे। जो पहाड़ी साइड के लोग होते थे वो अपने पास भेड़ बकरी पालते हैं, ठीक है, और बोए हुए खेतों से गुजरा करते थे, जिससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंचता था। जो यहाँ पे गड़ालिए होते थे कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका माल इकट्ठा कर लेते थे और उसको लूट लेते थे। कई बार बस्तियों में रहने वाले कृषक लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें पशुओं को नदी नहर तक नहीं जाने देते। तो यही कारण था उन दोनों के बीच का संघर्ष होने की। दक्षिण साइड में ज़्यादातर संघर्ष देखे गए। मेसोपोटामिया की देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में अगर आया तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि इसमें क्या लिखे। तो देखो मेसोपोटामिया ने हमें क्या दिया है, हमें क्या पढ़ने को मिला है, फिर हमें क्या पता चलता है उससे। सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि मेसोपोटामिया से हमें बहुत कुछ पता चला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी देन है और उसकी कालगणना और गणित की परंपरा है। देखो गणित की परंपरा और कालगणना, ये दो चीज़ मेसोपोटामिया से हमें मिली है। सबसे पहला पॉइंट ये कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं, जिसमें गुणा और भाग की तत्कालियाँ, साथ में वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई। अब सोचो उस समय पर ये जो मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड और उसके अलावा आप ये स्क्वायर्स करते हो ना, ये सब चीज़ें उसमें उस समय की पट्टिकाओं पे लिखी है। तो ये सब चीज़ें हमें मेसोपोटामिया से मिली, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे लिए। उसके अलावा कालगणना, कालगणना ही बहुत बड़ा पॉइंट है। कालगणना का मतलब है कि हमारा पृथ्वी चलता कैसे है, ये सब चीज़ें। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, ये सारी उसी समय पे किताबों में लिखी हुई है। 12 एक साल में 12 महीने का, ये सब बातें बताई गई कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्तों में विभाजित किया गया, एक दिन का 24 घंटों में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन। ये सब मेसोपोटामिया वासियों के से ही हमें मिला है। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया, वहाँ से यह रोम और फिर इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा और यूरोप से आज एशिया और पूरे विश्व में है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 मेसोपोटामिया, लेखन कला और शहरी जीवन। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इसके आपको रिटर्न फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेल कर सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। इतनी मैंने देखो कुछ क्वेश्चंस भी है जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए और ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, 3 नंबर वाले भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है। MCQ हम एक साथ बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि मेसोपोटामिया के नगरों की आर्थिक विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा बहुत आराम से। शहर के समाज की आर्थिक विषमताओं का वर्णन करें, ये भी आपको मिल जाएगा। लेखन कला का विकास कैसे हुआ और उसकी विशेषता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है और ये भी आपको करवाया जा चुका है। मंदिरों की वास्तुकला से जुड़ी कुछ विशेषताएं, ये भी आपको करवाया जा चुका है क्वेश्चन, अभी हमने इसी पार्ट में कवर किया है, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा आप मुझे बताइएगा, हालांकि इन सभी के हम आंसर्स के साथ भी प्रिपेयर करेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसके बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। चैप्टर नंबर 2 बहुत जल्द आएगा, वेट करिए उसका थोड़ा सा। हम पॉलिटिकल का भी सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो भी होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। जय हिंद,